हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 6 तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्लस कुछ जेई मेंस और एडवांस के इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम फिर से जेई मेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसकी बेसिक डेफिनेशन तो हमने शुरू के लेक्चर्स में देखी थी। मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आपके पास क्या था, आपको एक बार याद दिला दूं। z आपका x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड्यूलस ऑफ z को हम लिखते थे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम r से भी डिनोट करते हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक आर्गेंट प्लेन में x, y पॉइंट की तरह प्लॉट किया। ये x हो गया, ये y हो गया। ओरिजिन से ये जो p पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है OP, वो आपका r है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक डेफिनेशन कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इस पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे यूज होती है। तो वो प्रॉपर्टीज वन शॉट में समझेंगे, उस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। आज छोटा सा लेक्चर है, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है मॉड ऑफ z 0 कब होगा। देखो सिंपल सी बात है, मॉड ऑफ z है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये माइनस होके तो कभी जीरो आएगा नहीं। ये जीरो पूरा तभी आएगा जब एक्स और वाई दोनों खुद जीरो हो, अदरवाइज तो मॉड ऑफ z की वैल्यू जीरो आएगी नहीं। और एक्स और वाई जीरो होने का मतलब आपका जो z है वो जीरो है, मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जीरो है। प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी दोनों है ये। तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या आ रहा है, मॉड z ऑफ जीरो आपके पास तभी इफ, ये डबल एफ का मतलब यहां पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो तभी होगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर खुद जीरो होगा। और मॉडुलस ऑफ z हमेशा पॉजिटिव होगा अगर मॉड z जीरो नहीं है। अगर आपका z जीरो नहीं है, मतलब अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो आपके पास 2 + 3 आयोटा है, तो मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या आई, आपकी अंडर रूट 13 आ गई। अच्छा, ये वैल्यू अगर -2 + 3 आयोटा है तब भी तो ये 13 ही आएगी, क्योंकि हमें तो कंपोनेंट का स्क्वायर करना है ना, x का स्क्वायर y का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव ही आएगी। ये वैल्यू कभी नेगेटिव तो होगी नहीं। तो कह रहा है ये वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर z हमारा नॉन जीरो है, ये वैल्यू जीरो होगी अगर z हमारा जीरो है। मॉड ऑफ z कभी नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आपको ये कहता है कि जो रियल पार्ट है आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे यहाँ पे 2 ले रहा हूं मैं, ये 2 कह रहे जो रियल पार्ट है ये आपका जो मॉड्यूलस है, जो मॉड्यूलस है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे रूट 13 है, इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं रूट 13 है, तो वो कह रहे हैं ये जो रियल पार्ट जो होगा z का वो रूट 13 का माइनस और प्लस के बीच की रेंज में होगा। मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक एग्जांपल में ले लूं, मैंने आपको ले लिया 3 + 4 आयोटा, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसका रियल पार्ट आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और इसका r कितना दिख रहा है, r अगर आपने कैलकुलेट किया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, उसका रूट 5, तो ये जो वैल्यू है आपकी r आपकी -r और r के बीच में ही होगी। मतलब ये वैल्यू जो 3 है, रियल पार्ट जो है ये 3, ये आपका -5 से 5 के बीच में ही तो आ रहा है। इस रेंज से कभी बाहर नहीं जाएगा ये रियल पार्ट। ये रियल पार्ट -r से r के बीच में ही होगा। सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी सेम, मॉड ऑफ z को r बोलते हैं ना, तो -r और r की रेंज में ही होगा ये, ठीक है। मतलब अगर आपको इसकी कोई भी प्रॉपर्टी क्लियर ना हो ना, प्रॉपर्टी देखो लर्न तो करनी है क्योंकि क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है, लेकिन अगर कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझे, आप एक एग्जांपल लेके उसको वेरीफाई कर लो। जैसे अब थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर मान लो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है मेरे पास, उस पूरे के ऊपर मॉड है, तो कह रहा है मॉड्यूलस सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। सिंपली मल्टीप्लीकेशन में ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये सो ऑन ये चलता जा रहा है मॉड ऑफ z, ठीक है। क्लियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल है, मॉडुलस पॉजिटिव होगा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो है, मॉडुलस जीरो होगा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है। दूसरा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की जो रेंज है वो -r और r के बीच में ही होती है हमेशा। पूरे प्रोडक्ट पे अगर मान लो मॉडुलस पूरे पे लगा हुआ है तो मॉडुलस सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम डिवीजन में भी होता है। डिवीजन अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है, पूरे पे मॉड लगा है, तो ये मॉडुलस आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। साथ में कंडीशन मैंने पहले मेंशन कर दी कि Z2 आपका नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर Z2 मेरा जीरो है तो उसका मॉड भी जीरो आएगा, तो उस सिचुएशन में तो हमारे पास ये नॉट डिफाइंड के सिचुएशन में चला जाएगा, तो आपको वो नहीं लेना, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर इसकी बात करूं Z1 + Z2 का होल स्क्वायर, देखो ये ऐसे ही सिंपली
ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह नहीं खुलता। इसके अंदर अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक नेक्स्ट पेज पे एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर को सॉल्व करने की, वो यूज होती है। पूरा बहुत बड़ा प्रूफ है इसका। अभी हम डायरेक्टली अगर इसको लेके चले तो ये होगा मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का कॉन्जुगेट तो आप जानते हो। अच्छा, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर, शुरू की दोनों टर्म्स तो सेम है, प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ, आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आपका सिचुएशन आती है। अच्छा, यहां पे प्लस माइनस था तो यहां पे प्लस माइनस आएगा ये। अच्छा, ये कैसे आया, इसमें एक्चुअली कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो गया ना। आगे अभी नेक्स्ट पेज पे एक प्रॉपर्टी है, आपको पहले ही बता देता हूं कि किसी भी चीज का अगर आपको स्क्वायर सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में मोड का, तो वो होता है z इंटू उसका कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मॉड z का स्क्वायर आता है। तो इसका प्रूफ समवट इसी प्रॉपर्टी को यूज करके किया जाता है, जो कि प्रूफ देखो कंसर्न ही नहीं है हमारा अभी, हमें तो बस एप्लीकेशन समझ आनी चाहिए इसकी। अगर ये दिया है, इसी चीज को अगर आप यूज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। सोचो ना, अगर आप प्लस वाला ले रहे हो तो मान लो ये चीज प्लस में आई, माइनस वाला ले रहे हो तो माइनस में आई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, ये दोनों तो आपके सेम ही रहेंगे। इसके z1 प्लस z2 के स्क्वायर की वजह से z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर आएगा। अच्छा, प्लस में मान लो रियल पार्ट आ गया, माइनस वाला लोगा तो ये माइनस में आएगा, तो दोनों को जब प्लस करूंगा तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, ये तो दो बार आ जाएगी, ये तो बहुत डायरेक्टली है। ये 7th और 8th दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों मॉडुलस की। z1 प्लस z2 का अगर मॉड लेके चल रहा है, कॉम्बिनेशन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका सम है, तो वो आपका मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट जरूर होगा। देखो प्रोडक्ट में तो क्या था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था मॉडुलस, इक्वालिटी मेंटेन रखते हुए, लेकिन इसमें क्या होता है, ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू में चली जाती है। फिर वही कोई एक एग्जांपल लेके देख लो, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो। मान लो आपने z1 यहां पे ले लिया 2 प्लस आयोटा, आपने z2 ले लिया 3 प्लस 2 आयोटा, आप इसका z1 प्लस z2 निकाल लो, z1 प्लस z2 निकाल लो तो आपका आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा। आप इस पूरे का मॉड निकालो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, 25 प्लस 9, आपके पास कितना आ गया, √34 है ना। और अगर आप इंडिविजुअली मॉड ऑफ z1 लेते हो तो ये √5 आ रहा है, इंडिविजुअली रूट ऑफ z2 लेते हो तो ये √13 आ रहा है, तो ये तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 समथिंग है। √13 की अगर मैं बात करूं तो ये 3 पॉइंट कुछ समथिंग है, और ये आपका 5 पॉइंट समथिंग। अच्छा, अगर हम बात करें, जरूरी नहीं है, मतलब ये दोनों सेम भी आ सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन लेके चलते हो ना बच्चों, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, तो ये वाली जो वैल्यू है मॉड z1 प्लस z2, ये आपकी वैल्यू इन दोनों के सम से कम आएगी हमेशा। ठीक है, मतलब कुछ केसेस में इक्वल आएगा, अदरवाइज ये वाली वैल्यू कम होगी जब ये मॉड आपका बढ़ जाता है। अच्छा, ये लग तो आपको ये रहा ना कि अप्रोक्सीमेटली डेसिमल्स में भी ये वाली वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है, मतलब 2.236 होता है ये। ऐसे √13 कैलकुलेट करोगे और ये अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका 5 पॉइंट जो भी आ रही है वैल्यू, तो मे बी इक्वल, नहीं तो ये वाली वैल्यू ज्यादा ही आएगी। ठीक, अच्छा, कह रहा है ये चीज जनरल रिजल्ट भी है, जैसे 2 में अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कह रहा है n कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3, ये सो ऑन चलता रहेगा। ये हटा देता हूं मैं, एग्जांपल लेके कोई भी प्रॉपर्टी आप वेरीफाई कर सकते हो। मॉड ऑफ zn सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पर लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी आ जाती है। अच्छा, माइनस में ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू की आ जाती है। अच्छा, इसमें क्या होगा, मोड लगा रहेगा क्योंकि डिफरेंस है, यहाँ पे मोड इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और पूरे के बाहर मोड क्यों लगा है, क्योंकि वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। अच्छा, मान लो इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी कम है, तो ओवरऑल वैसे ही पॉजिटिव आएगा। मान लो इसकी वैल्यू कम आ रही है मोड की, इसकी ज्यादा आ रही है, तो माइनस में भी आ रहा आंसर, तो आपको प्लस में ही लेना है। तो ये डिफरेंस में मॉडुलस ज्यादा हो जाता है, सब में मॉडुलस आपका कम हो जाता है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट होने पर। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ आपको, इसमें तो सिंपली आप क्या करोगे, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 ले लोगे, इसको आप, हाँ, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 के इक्वल आएगा। ये लेस देन इक्वल टू की आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी आप इसमें ऐसे ही ले सकते हो।
ठीक। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके 7th और 8th है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी इसमें 7th और 8th है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसको, कुछ और भी है, ये कुछ बेसिक है। अब इसमें कह रहा है कि अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का मोड अगर इक्वल है, तो कह रहा है उन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स का जो डिफरेंस होगा वो π/2 के इक्वल होता है। अच्छा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टीज याद रखोगे वो बेटर है। प्रूफ अगर आप देखना चाहो तो वही है कि आपको एग्जाम्पल से आप प्रूफ ले सकते हो। इनके थ्योरेटिकल प्रूफ आपके ना तो कहीं बुक्स में है, ठीक है, BSc लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, वो भी अगर आप बहुत डीप में मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अप्लाई करने के लिए होते हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली Z1 + Z2 का होल स्क्वायर अगर इसके इक्वल आ, मतलब रियल वाला पार्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब Z1 और Z2 की जो रेशियो है डिवीजन वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, इसमें रियल पार्ट आ ही नहीं रहा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर कॉन्जुगेट सम के ऊपर पूरा है, पूरे सम के ऊपर कॉन्जुगेट और मॉड लगा हुआ है, तो इसमें सिंपली मॉड के अंदर कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी आपकी कॉन्जुगेट और मॉडुलस की कंबाइंड प्रॉपर्टी है, ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज की लिस्ट में भी बताई जाती है और मॉडुलस की भी। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा था, मॉड z का स्क्वायर जो होगा वो आपका z × z कॉन्जुगेट होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये तो आपके एनसीईआरटी में भी कई बार यूज होती है। और मिनिमम वैल्यू ऑफ z - z1 z - z2 का मोड, इनका सम मोड z1 - z2। अच्छा, ये चीज ना, जैसे कुछ चीजें इसमें, जैसे ये वाली मैं बता रहा हूँ मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ये ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में और ढंग से समझ आ जाएगी आपको। एक लेक्चर हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी लेंगे, ठीक है, तो वो एडवांस लेवल का टॉपिक है। पर हाँ, ये जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है उससे बहुत डायरेक्टली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप देख पाओगे ना फिगर में कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लेते हो। तो ठीक है, इसमें ये दो तो ईजी है, इन दोनों में ये मोड Z1 + Z2 का स्क्वायर आपको पीछे दिखाया था ना, मोड Z1 स्क्वायर मोड Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 को कॉन्जुगेट, तो वो रियल वाली पार्ट जो थी वो इसमें आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि Z1/Z2 हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी पीछे वाले जो है, आपको बोल रहा हूँ पीछे वाले ये जो इनइक्वालिटीज के है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपको, बल्कि आपके स्कूल लेवल की कोई रेफरेंस बुक उठाओगे उसमें भी मिल जाएगा क्वेश्चन। ये Z1 Z2 Zn आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इन सबके मोड की, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड की वैल्यू और फिर रेसिप्रोकल करके इन सबके सम के मोड की वैल्यू भी 1 है। मोड मतलब मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। देखो, मैंने आपको कहा था कि वो वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी? जैसे कि मैं अगर बात करूं, मोड Z1 आपके पास क्या है, 1 है, तो मैंने क्या किया, मोड Z1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और वो वाली जो प्रॉपर्टी बोलना चाह रहा हूं मैं, मोड Z का स्क्वायर क्या था, Z × Z कॉन्जुगेट, मतलब Z1 × Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। अच्छा, तो इस हिसाब से Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई, 1/Z1। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सिमिलरली आप देखो ना, मोड ऑफ Z2 भी तो 1 दिया हुआ है, तो Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आएगी, 1/Z2। सो ऑन Zn कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आएगी, 1/Zn, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहां पे ये जो मेन टर्म दी हुई है 1/Z1 1/Z2 1/Z3 सो ऑन 1/Zn। अच्छा, इसके मोड की वैल्यू भी 1 है। अभी आपने यहां पे डिड्यूस की चीज कि 1/Z1 कितना है, Z1 का कॉन्जुगेट, आप इसको ले लोगे Z1 का कॉन्जुगेट, 1/Z2 Z2 का कॉन्जुगेट, ये आपका Z3 का कॉन्जुगेट हो गया, सो ऑन ये आपका Zn का कॉन्जुगेट हो गया इक्वल टू 1। अच्छा, इसके बाद ये कॉन्जुगेट अगर सब पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं इसको कंप्लीट कॉन्जुगेट लिख सकता हूं। प्रॉपर्टी पीछे पड़ी अभी 3rd पेज पर, ये पूरे का कॉन्जुगेट आ गया। अब एक नॉर्मल प्रॉपर्टी, किसी कॉन्जुगेट का मोड लूं या नॉर्मल Z का मोड लूं, इक्वल होता है। अभी आपको इसका प्रूफ करके देता हूं, मतलब कॉन्जुगेट का मैं मोड ले रहा हूं या सिर्फ इसका मोड लूं मैं, ये वैल्यू इक्वल ही रहेगी।
तो आपसे क्या कह रहा था, इसकी वैल्यू पूछ रहा था ना, इसकी वैल्यू भी 1 है। अच्छा, ये जो मैं आपको बोल रहा था कि मान लो z आपके पास 3 + 4 आयोटा है, तो आपने मॉड ऑफ z निकाला 5 आ रहा है। अब आपके पास मान लो z कॉन्जुगेट है 3 - 4 आयोटा, तो अगर आप इसका भी कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो 5 ही तो आएगा, वैल्यू तो 5 आएगी। मतलब इन शॉर्ट कि z का मोड या उसके कॉन्जुगेट का मोड कह रहा बराबर ही होता है, तो वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई है। तो कॉन्जुगेट का मोड दिया हुआ था तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड सेम ही होगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, सेकंड तो बहुत ही इजी है, सेकंड बाई चांस उठा लिया हमने, प्रॉपर्टी एप्लीकेशन है। आपको कह रहा है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, अभी तो बताई मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लगी है। आप क्या लिख सकते हो इसको, z कॉन्जुगेट को तो z कॉन्जुगेट रहने दो, इसको z इंटू z कॉन्जुगेट लिख दूं, z कॉन्जुगेट क्रॉस हो गया तो 1/z आ गया आपके पास, लो 1/z आ गया। अच्छा, फिर क्वेश्चन 3, z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, तो कह रहा है मोड ऑफ z1 - z2, मतलब एक एप्लीकेशन है, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन आपसे। इसमें क्या होगा, इनइक्वालिटी में मैंने क्या कहा था, डिफरेंस वाली इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है ऐसे, तो ये ए पार्ट इसका ठीक है, सिर्फ आपसे पूछ ही रहा था बस इसमें वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाता, बताई थी आपको मैंने, है ना कंडीशन। आगे देखते हैं, ठीक है, पेज नंबर 6 पे अगर मैं देखूं तो ये किस तरह का क्वेश्चन आपका, मोड z1 की वैल्यू दे दी, मोड z2 मोड z3 और एक कॉम्बिनेशन दे दिया कुछ का, और फिर कह रहा है इंडिविजुअल z1 z2 z3 का सम का मॉडुलस आप बताओ। तो ये कैसे डील करें, देखो यहाँ पे अलग अलग नंबर है 9 4 1, लेकिन देखो हिंट मिल रहा है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर मुझे जो हिंट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि भाई मोड z1 आपका 1 है, मैं मान गया, तो इसका मतलब मोड z1 का स्क्वायर कितना हुआ, आप बोलोगे 1, इसका मतलब z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट कितना हुआ, आप बोलोगे 1। आगे मोड z2 आपके पास 2 दिया हुआ है, इंप्लाइज मोड z2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, तो प्रॉपर्टी मोड z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू z कॉन्जुगेट, तो z2 और z2 का जो कॉन्जुगेट है वो 4 हो गया। लास्ट मोड ऑफ z3 आपके पास 3 दिया हुआ है, तो मोड ऑफ z3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो जिससे मुझे वैल्यू मिल गई z3 और z3 का कॉन्जुगेट 9। ये मुझे कुछ सिचुएशन समझ आ रही है क्योंकि ये कोफिशिएंट्स आपके इनके मोड के स्क्वायर से मैच हो रहे थे। फिर मैंने इस एक्सप्रेशन को कंसिडर किया, 9 z1 z2 प्लस 4 टाइम्स z1 z3 प्लस z2 z3 इक्वल टू 12 आपको गिवन है। तो एक काम क्यों नहीं करते, 9 की वैल्यू उठा के रख दूं मैं, 9 मेरे पास कितना है, z3 और z3 का कॉन्जुगेट, अच्छा z1 z2 तो अपनी जगह पे है ही, प्लस 4 क्या है आपके पास, z2 और z2 का कॉन्जुगेट, ये लो, और z1 z3 तो है ही आपके पास। अच्छा, यहाँ पे 1 है, तो 1 आपका z1 और z1 का कॉन्जुगेट है, z2 तो z3 है ही आपके पास, इक्वल टू 12 चल रहा है। अब आप एक चीज नोट करो, z1 z2 z3 विदाउट कॉन्जुगेट वाले तीनों में है, तो मैंने उसको कॉमन ले लिया, मैंने उसको ऐसे कॉमन ले लिया, z1 z2 और z3, बचा के अंदर z3 का कॉन्जुगेट, z2 का कॉन्जुगेट और z1 का कॉन्जुगेट, यहाँ पे 12 है। अच्छा, फिर प्रोडक्ट में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो z1 z2 z3 का मॉड और यहाँ पे z3 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज अगर आपके हाथ में है तो देखो ये क्वेश्चन अब बस खत्म है लास्ट स्टेज पे। कैसे, अच्छा प्रोडक्ट में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 मोड ऑफ z3। अच्छा, यहाँ पर अभी क्या बात की थी हमने कि कॉन्जुगेट क्या होता है, पूरे पे ऐसे अप्लाई कर सकते हो, अगर सब पे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पे लगा दिया, ये 12 हो गया। अच्छा, z1 के मोड की वैल्यू कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पे कॉन्जुगेट का मोड लूं या नॉर्मल मोड ले लूं, बात तो एक ही है,
फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये बात हुई थी अभी। तो ये आपका 1 2 3 6 हो गया, 6 नीचे गया। तो फाइनली आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, Z1 Z2 और Z3 के मोड की वैल्यू 12/6, आंसर इज 2। क्या कहते हो, आई बात समझ किस तरह से अप्लाई करना है, हिंट कैसे मिल रहा है। मॉडुलस के जो स्क्वायर थे वो कोफिशिएंट्स की फॉर्म में दिया हुआ, यूज किया हमने, जो जो प्रॉपर्टीज बताई थी लग रही है इसमें, है ना। वैसे तो क्वेश्चन इजी है पर प्रॉपर्टीज एक बार समझने के बाद। ठीक, अब ये थोड़ा किस तरह का क्वेश्चन है इसको देखते हैं। फिर मोड पूरे पे दिया हुआ है, कहीं पे कॉन्जुगेट है कहीं पे नहीं है, और आगे कह रहा है Z1 Z2 की रेंज पूछ रहा है। अच्छा वैसे तो प्रूविंग का है तो ले ही आएंगे, कोशिश करते हैं कैसे स्टार्ट करें, देखते हैं इसको। देखो जो कंडीशन गिवन है वहीं से बात कर सकते हैं हम। Z1 माइनस Z2, 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट और Z2, यहाँ पे लेस देन 1 है, ये गिवन है। अच्छा मोड डिवीजन में भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बारी बारी करके सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने आ रही है। Z1 माइनस Z2 के ऊपर पूरा मोड, और यहां पर 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट और Z2, इस तरह से। ठीक, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या किया, इसको ऊपर भेज दिया, 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट और Z2। ठीक, अच्छा अगर मैं इनइक्वालिटी अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तब भी इनइक्वालिटी मेंटेन्ड ही है, क्योंकि इनमें से कोई ऐसी वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, क्योंकि मोड की वैल्यू तो पॉजिटिव आती है हमेशा। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज ऑलरेडी है। तो स्क्वायर करूंगा तो भी इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। तो Z1 माइनस Z2 इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। अब इसको यहां पर अगर मैं बात करूं, या नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं, नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, क्योंकि ये ना लेंथ वाइज जाएगा काफी। इसको मैं अब ऐसे ले रहा हूं कि Z1 माइनस Z2 इस पूरे का स्क्वायर लेस देन 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, एक बार देख लें हम। ठीक है, Z1 पे ये कॉन्जुगेट, अब स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या होता है, Z1 माइनस Z2 मल्टीप्लाइड बाय इसी पूरे का कॉन्जुगेट, ऐसे ये पूरे का कॉन्जुगेट। क्या कहते हो, समझ आई बात, मतलब Z इंटू Z कॉन्जुगेट मोड Z का स्क्वायर हो गया ना। सेम यहां पर होगा, इस पूरे को मैंने Z एज्यूम किया, और आगे क्या होगा 1 माइनस Z1 Z2 ये पूरे का कॉन्जुगेट, ऐसे। अब कॉन्जुगेट सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट लेस देन 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट और Z2। यहाँ पे 1 तो रियल नंबर है, कॉन्जुगेट कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। अच्छा Z1 का कॉन्जुगेट Z1 हो जाएगा, और ये Z2 का कॉन्जुगेट हो गया। ब्रैकेट्स एक्सपैंड करना शुरू करो। Z1 अंदर मल्टीप्लाई किया, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, फिर Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, फिर Z2 Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट लेस देन, मतलब ब्रैकेट्स एक्सपैंड करें नॉर्मल तरीके से। Z1 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 Z1 और ये प्लस, फिर 1 से करा 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस में Z1 कॉन्जुगेट और Z2 प्लस माइनस माइनस प्लस Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट और Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी रिवर्स अप्लाई होगी। रिवर्स कैसे अप्लाई होगी कि आपको पता है Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा, मोड Z1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, तो बचा क्या, प्लस ये हो गया मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अच्छा लेस देन 1 माइनस ये क्रॉस हो चुका है, तो यहाँ पे प्लस में क्या बचा, ये मोड Z1 का स्क्वायर और ये Z2 का स्क्वायर। अच्छा सबको इस तरफ अगर मैं शिफ्ट कर दूं, सबको इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो आएगा 1 माइनस में मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर और माइनस में मोड Z2 का स्क्वायर, सबको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 0 ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने 1 कॉमन लिया तो 1 माइनस, बस लास्ट पे ही है क्वेश्चन हमारा,
1 कॉमन ले लिया, यहां से मुझे Z2 का कॉमन आता हुआ दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं हम इसमें, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो चुका है, ठीक है 1 ये भी प्लस का है। चलो देखते हैं 1 माइनस Z1 का स्क्वायर और Z2 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ आ जाएगी बात, ठीक है Z2 का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, मुझे माइनस Z2 का स्क्वायर कॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी। माइनस में मॉड Z2 का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 1 माइनस में सेम बन गया, ये सेम बन गया फैक्टर मॉड Z1 का स्क्वायर। तो दो फैक्टर बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 1 माइनस में मॉड Z1 का स्क्वायर और दूसरा फैक्टर बन गया 1 माइनस में मॉड Z2 का स्क्वायर। अच्छा ये दोनों फैक्टर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर मैं ढंग से देखूं तो ये 1 का स्क्वायर माइनस मॉड Z1 का स्क्वायर है, ये भी 1 का स्क्वायर माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूं मैं। 1 माइनस में मॉड Z1 पहला ब्रैकेट, 1 प्लस मॉड Z1 दूसरा ब्रैकेट, फिर 1 माइनस में मॉड Z2 पहला ब्रैकेट, 1 प्लस मॉड Z2 दूसरा ब्रैकेट, ग्रेटर देन 0। देखो मॉड कभी नेगेटिव नहीं होते, पहली प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि मॉड Z1 तो क्या है पॉजिटिव है, अगर वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 प्लस मॉड Z1 क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, है ना। मतलब ये वाली वैल्यू 1 प्लस मॉड Z1 और 1 प्लस मॉड Z2 ये तो पॉजिटिव होने ही है ना, तो इनको कंसिडर करने का क्या मतलब, ये तो पॉजिटिव है ही, तो बचा क्या फिर हमें अब जो पॉजिटिविटी देखनी है इनइक्वालिटी की वो तो इन दो फैक्टर्स की वजह से देखनी है। अब देखो ये दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव देके जा रहा है, बीच में यहाँ गलती हो गई माइनस वाला लेना पड़ेगा मुझे, ये 1 माइनस में मॉड Z2 है ना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आपको ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी दे रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो कह रहा है कब होगा, पहला केस कि जब ये दोनों ही पॉजिटिव हो तभी तो होगा, ये दोनों पॉजिटिव हो तो उससे आंसर क्या मिलेगा आपको, उससे आंसर क्या मिलेगा कि जो मॉड Z1 है वो लेस देन 1 है और मॉड Z2 भी लेस देन 1 है, ये मिलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी कि मान लो दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब 1 माइनस मॉड Z1 आपके पास लेस देन 0 है एंड 1 माइनस मॉड Z2 भी आपके पास लेस देन 0 है। तो उस सिचुएशन पे क्या आएगा, आपके पास जो Z1 की वैल्यू है वो 1 से बड़ी और Z2 की वैल्यू भी 1 से बड़ी है, तो कह रहे दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो दोनों Z1 Z2 के मोड लेस देन 1 है या दोनों Z1 Z2 के मोड ग्रेटर देन 1 है। समझ आई बात, तो यही प्रूव करना था, आप देख लो आपको यही प्रूव करना है कि या तो दोनों लेस देन 1 है या दोनों ग्रेटर देन 1 है। तो ये मॉडुलस की देखो जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज लग रही है तुम्हें समझ आ ही रही होगी, है ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और इसमें मेरे पास कितनी जगह है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं लेके चलता हूँ, मुझे कहता है कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो पॉइंट्स है ऑन द सर्कल्स। अच्छा देखो सर्कल्स लिखा तो है क्वेश्चन में, मोड का मेजर रोल था तो मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया, अदरवाइज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताएगा कि ये सर्कल कैसे है, ठीक है। वैसे अभी मैं बता दूं आपको कि जैसे मॉड Z इक्वल टू कहीं R लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि उसका सेंटर 0 0 है और रेडियस R है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो अभी की सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 1, सेंटर 0 0 रेडियस 2। अब उसमें कह रहा है इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आप बताओ, तो देखो ये तो मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, तो मैं इसको तो इसी कंडीशन से ना ले लूँ जो इनइक्वालिटी मैंने पढ़ी थी कि अगर मान लो मॉड है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम पे, तो वो क्या होगा, वो इस तरह से ब्रेक नहीं हो जाती इनइक्वालिटी, ये ले लेते हैं, ठीक है। और अगर इसको मैं आगे डील करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दो के प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मॉड है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो लो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इनइक्वालिटी यूज कर ली। अब 2 का मोड तो 2 ही रहेगा, Z1 के मोड की वैल्यू 1 है आपके पास, Z2 के मोड की वैल्यू 2 है, तो आ तो गई मैक्सिमम वैल्यू 4, है ना, इजी था। अच्छा दो पार्ट ऐसे ही ले लेते हैं। अब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू में आपको क्या कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है Z1 माइनस Z2 की, मोड में Z1 माइनस Z2 की। अब देखो मिनिमम वैल्यू अगर ले रहा है ना, तो आपको पता है कि ये एक सर्कल है, सेंटर 0 0 रेडियस 1, ठीक है, कौन सा, मोड Z1 जो आपको दिया हुआ था
मॉड z1 की वैल्यू 1 दी है ना, रेडियस 1 वाला, फिर दूसरा दिया हुआ है मॉड z2 जिसका रेडियस 2 है, तो एक और सेंटर तो सेम ही है पर रेडियस 2 है। अच्छा z1 इसके ऊपर है इस सर्कल पे, z2 इसके ऊपर है। अब कह रहे देखो अगर मिनिमम वैल्यू की आप बात कर रहे हो तो मिनिमम वैल्यू तभी होगी जब ये तीनों एक ही लाइन पे हो गए, ये एक ही लाइन पे। अगर मान लो z2 गलती से यहाँ आ गया, z2 गलती से यहाँ पे आ गया, z1 यहाँ आ गया, तो फिर अलग अलग होगी ना वैल्यू। अगर ये एक ही लाइन पे है तीनों तो ये मिनिमम वैल्यू आपको देके जाएंगे। अब अगर मिनिमम वैल्यू है मतलब इसका मतलब कि क्लियरली 0, मतलब जो सेंटर है 0 0 z1 z2 आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे है। और अगर ये एक ही लाइन पर है तो देखो इसकी वैल्यू कितनी थी 2 और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी यहाँ पे 1 है, तो ये z1 माइनस z2 कितना होगा, z1 माइनस z2 कितना होगा मिनिमम वैल्यू, समझ पा रहे हो, 1 ही तो होगी। मतलब आप इसको अगर और ढंग से लिखना चाहो तो 2 माइनस 1 होगी। z2 की वैल्यू मॉड ऑफ z2 की वैल्यू 2 है, मॉड z1 की वैल्यू 1 है, तो z2 माइनस z1 या z1 माइनस z2 कुछ भी ले लो, आंसर तो 1 ही रहेगा अगर एक ही लाइन पर है। तीसरा एक्सप्रेशन आपका ये दिया हुआ है z2 प्लस 1/z1, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू ही पूछ रहा है, तो इसको भी पहले वाले पार्ट की तरह ही ले लेते हैं कि जैसे ये एक्सप्रेशन है तो इसका लेस देन इक्वल टू में क्या होगा, मॉड ऑफ z2 प्लस 1 में मॉड ऑफ z1। अच्छा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z2 तो अपनी जगह पे ठीक है, अच्छा 1 का मॉड 1 ही रहेगा और ये आपका ऐसे आ गया, z2 की वैल्यू आपका 2 है, ये 1/1 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई। क्लियर, ज्योमेट्री वाला पार्ट और पढ़ेगा, पूरा एक लेक्चर ज्योमेट्री पे ले गए और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी जो प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटीज की शुरू में बता रहा था थोड़ी अजीब सी लग रही थी, पर अब देखो डायरेक्ट अप्लाई, मैंने कहा था ना एप्लीकेशन इसका मेन है। लास्ट क्वेश्चन ले रहे मॉडुलस की प्रॉपर्टी पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एडवांस लेवल पे। देखते हैं क्या कहता है आपको। मॉड z प्लस 1/z, मॉड z प्लस 1/z इक्वल टू a, z तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a एक रियल नंबर है। आपको लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है मॉड ऑफ z की, और फिर a की वैल्यू भी बतानी है जब इनकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z इक्वल हो। अच्छा देखो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में, तो हमने क्या किया, स्टार्ट ऐसे किया कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। अब 1/z की भी रिक्वायरमेंट है, तो r ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 1 में r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और जिसको हम पढ़ चुके हैं कि भाई 1/r तो 1/r ही रहेगा, लेकिन हाँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो डी मोवर्स थ्योरम से ये ऊपर आ जाएगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। फिर दोनों का देखो z और 1/z का सम मांग रहा है, तो हमने दोनों को प्लस में लिख दिया, तो एक आपके पास आ गया r cos थीटा प्लस आयोटा डॉट r साइन थीटा। ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी है, z की, और 1/z की वैल्यू कितनी है, 1/z की वैल्यू है cos थीटा बाय r माइनस आयोटा बाय r साइन थीटा। इनको अगर मैं कंबाइन करूं तो cos थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं दोनों में से तो ये मिलेगा r प्लस 1/r, यहाँ पे है cos थीटा, ठीक है, आयोटा कॉमन ले लूं और साइन थीटा भी कॉमन ले लूं, आयोटा कॉमन ले लूं और साइन थीटा कॉमन, आयोटा लास्ट में लिख लेंगे, तो आपके पास बचेगा r माइनस 1/r साइन थीटा, और यहाँ पे है आयोटा, यहाँ पे आयोटा। बोलो बात समझ आई कुछ, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बस कंपोनेंट थोड़े बड़े बड़े हो गए, r प्लस 1/r cos थीटा, r माइनस 1/r साइन थीटा, आयोटा। और इसके मॉड की बात करी है उसने, इसके मॉड की बात करी। अच्छा इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट, स्क्वायर ले लूं, स्क्वायर कंसिडर कर लूं तो स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, r प्लस 1/r का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r माइनस 1/r का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट पेज पे चले गए, आप पहले समझ लो कि अगर ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर हो गया, फिर इन दोनों का इसका स्क्वायर करें तो दोनों पे स्क्वायर हो गया। अच्छा अंडर रूट होता है, वो अंडर रूट इधर आ गया। अब देखते हैं आगे। अच्छा इसकी वैल्यू देखो आपको a दी हुई है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
आपको मॉड z प्लस 1/z इनिशियल a दिया हुआ है, इम्प्लाइज मॉड z प्लस 1/z का जो होल स्क्वायर आपने पीछे निकाला वो निकाला है r प्लस 1/r का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर r माइनस 1/r का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा किसके इक्वल है? a स्क्वायर के इक्वल। हिम्मत रख के इसे सॉल्व करो बस, अब जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। ये आएगा r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 2, है ना, r और 1/r कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या है? r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर चल रहा है। अच्छा देखो, और अगर ढंग से अब बात करें इससे, जैसे r प्लस 1/r स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, r प्लस 1/r स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं r प्लस 1/r स्क्वायर कॉमन ले लूं तो एक ब्रैकेट में तो क्या दिख रहा है मुझे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और क्या मिला? ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर चल रहा है। समझ आई बात? r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया, कुछ स्टेप्स स्किप कर रहा हूं मैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपके सामने। तो क्या फायदा हो रहा है देखते जाओ। इसमें r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर चल रहा है आपका, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2, ये क्या है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो cos 2 थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को सोचने से अच्छा सब जगह सब चीजें स्क्वायर में है। इसको देखो अब हम क्या टेक्निक लगा रहे हैं। पहले तो मैंने क्या करा, a स्क्वायर के पास मैंने भेज दिया -2 cos 2 थीटा। इसके बाद की टेक्निक क्या है देखते हैं जरा। r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर तो चल ही रहा है अभी, ये तो चल ही रहा है। इसमें ना मैंने साइन की वैल्यू रख दी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा हुआ है हमने, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में ट्वाइस 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक यही है ना, सही है। तो इसमें -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर अभी तो ऐसे ही रहेगा, बस कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको एडवांस लेवल पे है ये, सॉल्विंग उसमें ज़्यादा करनी पड़ती है कई बार हमें। a स्क्वायर माइनस में 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो 2 को अगर मैं इधर भेज दूं, r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये चल रही सिचुएशन। अब देखो ये इक्वालिटी है, मेरे से बात करी उसने ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू की, उसमें इनइक्वालिटी अभी तक नहीं आई। तो ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो? साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। तो अगले ही स्टेप में मैं अगर इसको लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 लिख दूं, चलेगा? चल सकता है ये। अब मुझे a की वैल्यू मतलब r की वैल्यू निकालनी है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इसको अब हम कैसे करेंगे? देखो r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 2 तो इधर है ही, ठीक है, माइनस में a स्क्वायर माइनस में 4 ले आए हम, ठीक है। या फिर एक शॉर्ट में और एक स्टेप निपटा सकते हैं, ये बन गया आपका r प्लस 1/r का होल स्क्वायर, है ना, ये तो आपको दिख ही रहा है। ये इसमें थोड़ा सा और टेक्निक लगाएंगे, ये स्क्वायर उधर ट्रांसफर करा हमने, तो देखो r प्लस 1/r की वैल्यू कितनी हो गई? लेस देन इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस 4। ये बेटर है, एटलीस्ट स्क्वायर तो हटा r की वैल्यू से, r के ऊपर से। अब इसको अगर मैं एलसीएम लूं r स्क्वायर प्लस 1 में r, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी r के टर्म्स में। r स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 का रूट इनटू में r। सबको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, r इंटू a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। आप देखो r का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस 4 दिख रहा है, इसको मैंने हाफ किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। a स्क्वायर प्लस 4 को मैंने हाफ किया तो अपॉन में 2, मैंने इसका स्क्वायर किया तो आ गया a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 4। ये वाली वैल्यू आपकी ऐड और सब्ट्रैक्ट हम करते हैं,
तो ये वाली वैल्यू मैंने इसके साथ एडिशन में रख दी यहां पर a² + 4/4 और इसके साथ सब्ट्रैक्शन में रख दी। ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ना, लेस देन इक्वल टू 0 चल रहा है। यहां पे आपका होल स्क्वायर बन गया, यहां पे आपका होल स्क्वायर बन गया। क्या बना? r² √a² + 4/2 का स्क्वायर और बीच में माइनस है √a² + 4/2 का ये होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, इसमें अगर मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले रहा हूं तो 4 - a² - 4/4 आ रहा है, तो -a² / 4 आ रहा है जो कि a/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास r - √a + a² + 4/2 इसका होल स्क्वायर -a/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब इसमें a² - b² लगा दिया। r ये a है पूरा प्लस b, a + b, और ये आपका a - b। एलसीएम ले लूं, मतलब इसी के अंदर, सिर्फ इसी के अंदर एलसीएम ले लिया, माइनस कॉमन लेने के साथ यहाँ पे मिल रही है मुझे वैल्यू a² + 4 माइनस में a, एक फैक्टर तो ये हो गया और एक फैक्टर मेरे पास आ गया माइनस कॉमन लेने पर a² + 4 + a/2। लेस देन की इनइक्वालिटी क्या कहती है? लेस देन की इनइक्वालिटी जैसे ये क्या है मेरे पास, जैसे x - अल्फा और x - बीटा अगर होता है आपके पास लेस देन की इनइक्वालिटी में, और अल्फा यहाँ पर बीटा यहाँ पे, तो वैल्यू इनके बीच में होती है x की। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी है? छोटी वैल्यू माइनस वाली होगी और ये बड़ी वाली वैल्यू होगी, क्योंकि a तो पॉजिटिव है इसमें, है ना। a क्योंकि मॉडुलस के इक्वल है ना, तो a पॉजिटिव है। तो इसमें मुझे जो दिख रहा है कि जो r की वैल्यू है ना वो आपकी आएगी √a² + 4 - a/2 और √a² + 4 + a/2 के बीच में होगी वैल्यू यहाँ पे r की वैल्यू। तो इस बेसिस पे मेरे पास a² + 4 - a/2 ये सिचुएशन है। तो इसमें आपकी mod z, r कौन है? r आपका mod z है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी? मैक्सिमम वैल्यू आ गई √a² + 4 + a/2 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? ये तो हो गई मैक्सिमम और ये हो गई मिनिमम, ठीक। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? √a² + 4 - a/2। अच्छा, फिर लास्ट उसने मेरे से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो पूछी थी r की, मॉडुलस की। फिर कह रहा था a की वैल्यू बताओ जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आपस में। गिवन कंडीशन में अगर r max = r min है तो आप a की वैल्यू बताओ। तो वो क्या सिचुएशन बनेगी? a² + 4 + a/2, a² + 4 - a/2। कह रहा है ये देखो काट कैंसिल, अगर आप करते हो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। a² + 4 से a² + 4 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल रहा है? a = -a, मतलब a + a = 0, दैट मीन्स 2a = 0, a = 0। कह रहा है a की वैल्यू जब 0 होगी तभी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इक्वल होगी, अदरवाइज किसी और वैल्यू पे नहीं होगी। अच्छा, a आपका पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि कुछ पेज अगर आप पीछे जाओ तो ये a मॉडुलस का आंसर था, तो मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्वेश्चन में आपसे पहले mod z की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पूछी थी। थोड़ा सा टेक्निक देखो क्या इसमें लगाई जा रही है, परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाया, फिर साइन स्क्वायर थीटा की हमने मैक्सिमम वैल्यू यूज करी। तो मतलब थोड़ा सा हाँ टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ती है इसमें ना, थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इस तरह के क्वेश्चंस की। आपको जब आप एडवांस का क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो कुछ क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे, ठीक। बाकी आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज भी रहती है अभी हमारी, वो भी एक लेक्चर देखेगा और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको करो रिवाइज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।